वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज से टोटल सवाल का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव करवाना थोड़ा संभव नहीं था, ठीक है, हर लेसन का। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप लोगों को जितना भी जो सवाल जो एग्ज़ाम में आएगा, ये सवाल इससे बाहर का सवाल नहीं होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्या होंगे, एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सवाल यही रहेगा, लेकिन सवाल को क्या कर सकता है, घुमा दिया जा सकता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही क्या कीजिएगा, OMR पे गोला कीजिएगा, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, पूरा डाउट क्लियर करना है, उसके बाद ही गोला करना है, क्योंकि आप लोगों को 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा OMR के लिए, ठीक है। और आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आपको इसी में क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टोटल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, तभी आप क्या कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर वीडियो देखते हैं तो कम से कम क्या कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और इस बार टारगेट रख रहे हैं 1000 प्लस का लाइक का टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से क्या मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है, जिससे क्या हो, अगले नेक्स्ट डे फिर हम लोग क्या करें, वीडियो बना के अपलोड करें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए, वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा खुद का एप्लीकेशन है सीनियर ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। कुछ दिन के बाद हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन पे ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया कि अभी तो दोनों जगह वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, ठीक है, सीनियर ऑनलाइन स्टडी पे भी और सीनियर ऑनलाइन स्टडी खुद के एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अभी ही क्या कीजिए, लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, आईडी बना लीजिए। लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है एप्लीकेशन में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो जिसके कारण आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। जिनको लाभ लेना है, ठीक है, तो वो जाके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके आईडी बना सकते हैं, ठीक है। और PDF के लिए आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। 14 जनवरी के बाद क्लास 12 और 10th के स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, PDF अपलोड कर दिया जाएगा। जो 10th में है वो क्या करेंगे, 10th के नीचे के वीडियो में ही क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके ही क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर कमेंट करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जिस पर आपको क्या किया जाएगा, PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। PDF भेज भी दिया जाएगा और PDF का लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जो 12th में है, 12th का जब वीडियो इसके बाद जब अपलोड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 12th के वीडियो के नीचे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करना है, ठीक है। आपके व्हाट्सअप पे ही क्या किया जाएगा, PDF सेंड कर दिया जाएगा। और व्हाट्सअप पे कोई फालतू कमेंट ना करेंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो यहाँ तक समझने में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए एप्लीकेशन जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सीनियर ऑनलाइन स्टडी का। नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ ये सोच रहे हैं, सर यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, सर यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे आ रहा था कुछ दिन में वीडियो, लेकिन फिर नहीं आ रहा, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वो आपकी होगी। क्योंकि एप्लीकेशन पे वीडियो क्या कि अभी 2 जगह अपलोड करना पड़ रहा है ना, तो कुछ दिनों के बाद एप्लीकेशन पे ही आएगा वीडियो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेशन अभी ही जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, तो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी पारभासी पदार्थ, ऑप्शन डी बटर पेपर, ठीक है। कौन सा पदार्थ है जिनसे प्रकाश आसानी से क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारदर्शी जो होते हैं, पारदर्शी पदार्थ से क्या होते हैं, प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। जितने भी पारदर्शी पदार्थ होंगे उनसे क्या होंगे, किरण आर पार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 देखते हैं। परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण कहाँ होता है वो देखना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपतित किरण एवं दर्पण के सतह के बीच का कोण, ऑप्शन बी आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण,
ऑप्शन सी परावर्तन कोण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, ऑप्शन डी परावर्तन किरण एवं दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फिर से समझिए, क्वेश्चन देखिए घुमाने वाला है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा अवतल दर्पण में, वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। तो चलिए ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। वस्तु हमेशा छोटा और आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। ये बात याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, आभासी और वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। ठीक है, दोनों का डाउट क्लियर हो गया समझने में। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र जो होता है अपना लेंस यानी रेटिना, उस पे जो किस प्रकार का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक है, वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेत्र पे जो है आपका रेटिना जो है वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा सा बनता है। ठीक है, नेत्र पे वस्तु का कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है और हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिए, नेत्र पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, 3 प्रकार का क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ देख सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका नेत्र जो है एकदम स्वस्थ है। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्या है उसमें दोष नहीं है। ठीक है, पहले सुनिए, नेत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं है। ठीक है, उसका नेत्र एकदम क्या है, स्वस्थ है। तो स्वस्थ जो है मानव जो है सामान्य मानव कितनी दूरी तक वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत तक देख सकता है। जहाँ तक मेरी आँख की जो क्षमता होगी हम वहाँ तक उस वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कोई नहीं है इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर कोई ज़रूरी नहीं है, हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, आसमान में देखते हैं ना, आसमान में देखते देखते कितना बड़ा जा रहा है, और वही यहाँ पे 25 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर जितनी मेरी क्षमता है हम उतनी देर तक क्या कर सकते हैं, उतनी दूर तक की वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, आसमान में देखते हैं ना, एरोप्लेन जाता है कितना ऊपर रहता है, लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विभिन्न दूरियां की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा प्रतीत होती है।
क्वेश्चन समझिए, विभिन्न दूरियां की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा प्रतीत होता है। मतलब विभिन्न जो दूरी में जो वस्तु रखा हुआ था उस वस्तु को देखने के लिए जो फोकस जो होता है हमारा किस रेटिना के किस भाग पे आपका क्या होता है, फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है, लेंस पे कहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलियरी या पक्षी भी पेशियां, ऑप्शन डी आइरिस या परी तालिका। क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिया एवं पक्षी भीम पेशियां। ठीक है, यहीं पे क्या बनता है, वस्तु का फोकस बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार पे, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक तार पे जब प्रवाहित करते हैं यानी करंट जब प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो गतिशील जो कण करता है वह होता क्या है। ठीक है, वो कौन सा कण होता है, ठीक है, वो बताना है। एकदम इजी सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तार पे जो जाता है करंट यानी बिजली जो जाता है जिससे करंट जो प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, 9th में पढ़े होंगे या 10th में आ गया, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए 9th का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियमों के ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन समझिए, किसी सीधे चालक पर धारा की जो दिशा होती है उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से अज्ञात किया जा सकता है। किस नियम से क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए फेल्मिंग के वाम हस्त का नियम से, ऑप्शन बी फेल्मिंग के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन सी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन डी मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेल्मिंग के दक्षिण हस्त नियम से ही क्या कर सकते हैं, धारा की दिशा और चुंबकीय की दिशा दोनों को अज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परख नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे और इसके सामने पर क्या होता है, घटता है, इसके जाने पर क्या होता है, घटता है, ऑप्शन सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ जाता है, ऑप्शन डी सभी बिंदु पर क्या होते हैं, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसके सिरे के ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, विद्युत धारा की जो परख नली होती है जब सिरे के ऊपर जाइएगा तो उसमें क्या होता है, धारा की प्रवाह क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, उसका आकर्षण कम होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फेल्मिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, वीवीआई सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, फेल्मिंग के वाम हस्त नियम अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बल का। फेल्मिंग का हस्त नियम जो है, ठीक है, अंगूठा किस दिशा का संकेत का सूचक है, बल का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रोटॉन पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी समवेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? समवेग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किससे व्यक्त करते हैं? ठीक है, उसका संकेतक क्या है? ठीक है, वो बताना है। चलिए 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संकेत के रूप में, ऑप्शन बी समीकरण अनुसूत्र के रूप में, ऑप्शन सी समीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी सरल सूत्रों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समीकरणों के द्वारा क्या करते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किससे व्यक्त करते हैं? समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? ठीक है, देखिए संतुलित कौन है ये आपको पकड़ना है, क्योंकि हम सिखा दिए थे आप लोग को केमिस्ट्री का जो पहला जो लेसन जो ऑब्जेक्टिव का जब प्रिपरेशन करवाए थे कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका वीडियो देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये संतुलित है। ठीक है, तो चलिए तब ना, मतलब एक बार देखिएगा ना, ऑटोमेटिक आप समझिएगा। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ऑटोमेटिक देख के आप पकड़ सकते कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है। इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले के वीडियो में इसका पूरा डाउट क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और समीकरण समझ सकते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इसका डिफिनेशन सभी का पता होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप पकड़ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 16 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उभय विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अपघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उभय विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है? ये समीकरण दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ठीक है, 17 में कौन इसमें से भस्म नहीं है, आपको सो पकड़ना है। ऑप्शन ए पोटासियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी अल्मुनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड एक क्या है? भस्म नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भस्म लवण से पूछा जाएगा। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसका रासायनिक नाम दे दिया जाएगा, आपको पकड़ना है कौन भस्म है कौन भस्म नहीं है। अगर हिंदी में नाम लिख के देगा तो आप लोग झट से पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रासायनिक नाम का वो यूज करेगा। रासायनिक नाम में जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, नहीं तो यहाँ से भी 1 से 2 मार्क्स आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 18 का राइट आंसर देखते हैं। लवण देखते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी पोटासियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl। क्या है? एक लवण है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है। चलिए 19 का राइट 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से पकड़ना है किन में अम्ल का गुण नहीं है। ऑप्शन ए जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ऑप्शन बी जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऑप्शन सी जिन धातु में अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसमें क्या होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा उसमें अम्ल का गुण उपस्थित नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
नंबर 20, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है? ये सवाल मोस्ट बीवीआई है, मोस्ट बीवीआई, क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी टंगस्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सोडियम को क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सवाल मोस्ट बीवीआई है, ये भी सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है, बार बार आता है, मतलब हर हर साल क्या होते हैं, रिपीटेड रहते हैं सवाल, ठीक है। तो चलिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इनमें से ऑप्शन में से पकड़ना कौन सा बॉक्साइट जो है धातु का अयस्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अल्युमिनियम, ऑप्शन डी बेरियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्युमिनियम जो है एक क्या है, बॉक्साइट अयस्क है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा वायु प्रभावित नहीं करता है? कौन ऐसा चीज है जो वायु में क्या होता है, प्रभावित नहीं होता? वायु के प्रभाव से उसमें किसी प्रकार का, जैसे देखते लौ में देखते हैं, वायु के प्रभाव से उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो लौ पदार्थ पीतल उतल, तो उसमें क्या होता है, जंग का परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। कौन ऐसा पदार्थ है इसमें से जिसमें क्या होता है, वायु के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है, ठीक है। 22 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। सोना देखिएगा, ये नहीं विश्वास है तो सोना को ले लीजिएगा, छत पे रख दीजिएगा 10 दिन तक, और उसके बाद उसको लेकर आए, जो कहते होगा, लेकिन कुछ कहेंगे कि सर, लेकिन उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन धूलकन बैठ सकता है, फिर तो उसको साफ करवा के लाइटिंग आ सकता है ना, ठीक है। और लोहा में जंग लगेगा, फिर उसको चिकना करके कितनों साफ कीजिएगा, सेम उसी प्रकार आ जाए, तो वो संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या हो जाता है, कालापन आ जाता है, ठीक है, या रेड हो जाता है पूरा, ऐसा होता है। उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है वायु के प्रभाव से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से किस धातु द्वारा विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 23। निम्न में से किस धातु द्वारा विस्थापन उसके लवण के विलयन में के द्वारा लोहा के द्वारा होता है? लोहा के द्वारा क्या होता है, विलयन होता है। तो चलिए 23 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पोटासियम। ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा के द्वारा क्या होता है, विलयन लोहा के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रथम कार्बनिक यौगिक में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, वो बताना है, ठीक है। 24 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कॉल्वे ने, ऑप्शन बी वॉलर ने, वॉलर ने, ऑप्शन सी बेल्जियम ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉलर ने के द्वारा क्या होता है, यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। प्रथम कार्बनिक यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, वॉलर ने के द्वारा होता है। नेट पे सर्च कर सकते हैं वॉलर ने कैसा है, एक तरह का मशीन का है, ठीक है। उसमें डाल के क्या किया जाता है, उसका संश्लेषण की क्रिया करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एग्जाम में ये आएगा, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। वर्जेलियस ने, ऑप्शन बी लवाजे ने, ऑप्शन सी वॉलर ने, ऑप्शन डी कॉल्वे ने। ठीक है, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल्जेलियस ने क्या किया था, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोग का आधार होता है प्राय। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोग का आधार होता है प्राय। 26 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत संयोजकता द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजकता द्वारा, ऑप्शन सी उप सहसंयोजकता द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहसंयोजकता द्वारा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वे पदार्थ जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है वैसा पोषण। ठीक है, या वैसा जीव कह सकते हैं जो सड़े गले चीजों पर ही आश्रित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। जो जीव जो होता है, जो सड़े गले जो पेड़ पौधा का होता है, ठीक है, ठीक है, जो उसी पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 27 का राइट आंसर देखते हैं। कुछ सोच रहे हैं सर सड़ा गला हुआ तो फेंक देते हैं, लेकिन सर वो खाता कौन होगा, खाता है ना, जानवर नहीं खाता है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको खाना अगर अच्छे से नहीं मिलते हैं तो उनको उसी चीज़ का क्या करना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है, उन्हीं से अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। ठीक है, उसी पर वो आश्रित रहता है। ठीक है, तो चलिए 27 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी परपोषी। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों का पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। नाम भी इसका है मृतजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले के ऊपर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, बायोलॉजी का सवाल है। स्वपोषी जो है भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो जीव होते हैं उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, उनको क्या क्या चीज़ भोजन के लिए आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, 28 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, स्वपोषी जो होते हैं उनके लिए किन आवश्यकता होता है, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी चीज़ का क्या होता है, उनको आवश्यकता पड़ता है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इनमें से सभी भी चाहिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत आ जाएंगे पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है ना, और जल की आवश्यकता पड़ती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी उसको पड़ती है। जो हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है, हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इन सभी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो पौधे आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 देखते हैं। पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो छोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाता है उसका। ठीक है, अपना लोग का क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आप कुछ शोषण का डेफिनेशन जानते हैं ना, नहीं जानते तो सुन लीजिए। सांस लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन देखे ना, 1 सेकंड में याद हो गया होगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या है, शोषण है। ठीक है, 29 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है किनके उपस्थिति में क्या करता है, छोड़ता और लेता है, वो ऑप्शन डी होगा। प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया नहीं होगी पौधे में, इन सभी क्रिया क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा पौधे में। ठीक है, ये बात याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इसमें दिक्कत हो जाए। कभी सुनते हैं ना, कभी किस राज्य में प्रदूषण बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे अभी कुआसा का टाइम है, सुनते होंगे दिल्ली में क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ गया, वो इसी का कारण है। अगर पौधे को प्रकाश संश्लेषण की अगर क्रिया नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन सही से नहीं देगा, ऑक्सीजन सही से नहीं देगा तो क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तो प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या होगा, मानव क्या होगा, बीमार ग्रस्त होगा, इतना चीज होगा। लेकिन देख रहे हैं ना, प्रकाश संश्लेषण होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। चलिए ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी जंतु में, ऑप्शन सी हरे पौधे में, ऑप्शन डी
परजीवियों में। देखिए अभी तुरंत देखिए इसका राइट आंसर बताए थे ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसको अति आवश्यक है, इसका होगा ऑप्शन सी। क्या है, पौधे के लिए अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसी से रिलेटेड सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है। चलिए 31 देखते हैं सवाल। मनुष्य के टोक्यो में पाया जाता है, टोक्यो में मनुष्य के शरीर के टोक्यो में क्या पाया जाता है वो देखते हैं। उपास्थित के बने पूर्ण विलय, ऑप्शन बी उपास्थित के बने अपूर्ण विलय, ऑप्शन सी क्यूटिकल के बने पूर्ण विलय, ऑप्शन डी क्यूटिकल के बने अपूर्ण विलय। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उपास्थित के बने पूर्ण विलय क्या होते हैं, मनुष्य के टोक्यो में पाया जाता है। जो क्या होते हैं, उपास्थित जो भोजन जाता है पूर्ण तरह से क्या होता है, विलय हो जाता है, पूर्ण तरह से पच जाता है, वही क्या होता है, मनुष्य के टोक्यो में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, शोषण जो क्रिया होता है उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी विघटन, ऑप्शन डी परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विघटन होता है खाद्य पदार्थ का। ठीक है, शोषण की क्रिया में विघटन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में कौन सा विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है, ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी रासायनिक द्वारा, ऑप्शन सी तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका एवं रासायनिकों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 देखते हैं। एबोसिलिक एसिड किस तरह का रासायनिक है, एबोसिलिक जो होता है एसिड वो शरीर के रासायनिक कार्यों में किस प्रकार काम करता है वो देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए ओकोजिन की तरह, ऑप्शन बी जिब्रोलेसन की तरह, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन डी वृद्धि रोधक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृद्धि रोधक में क्या करता है, एबोसिलिक एसिड क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मेंडल से रिलेटेड, ठीक है, मेंडल से रिलेटेड ये एग्जाम में हर बार आता है, ये बात याद रखिएगा। मेंडल ने मटर के कुल पौधे का ये बात याद रखिए, एग्जाम में ये भी पूछता है मटर का रासायनिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम। ठीक है, देखिए नाम भी दे चुका है, मटर का रासायनिक नाम होता है पायसम सटाइवम, किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेंडल के मटर के कुल पौधे के कुल कितने जोड़े के विकल्पित लक्षणों के गुणों का अध्ययन किया गया। ठीक है, मिसप्रिंट है। मेंडल ने मटर के कुल पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पित लक्षणों के गुणों का अध्ययन किया। ठीक है, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। ठीक है, विकल्पित जोड़े के लक्षणों का अध्ययन किए थे मेंडल साहब ने, ऑप्शन डी होगा इसका, 7 लक्षणों का क्या किए थे उन्होंने, अध्ययन किए थे। और जब 12th में जाइए इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़िएगा। ठीक है, और जो 12th वाले स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, पारिस्थितिक जो तंत्र होता है जो ऊर्जा को क्या किया जाता है, ग्रहण करता है, वो कहलाता है ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादक कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। चलिए 37 देखते हैं। निम्न में किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, अमीबा जो है भोजन का क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है, किसके द्वारा करता है, ऑप्शन ए कुटपाथ द्वारा, ऑप्शन बी परिवहन द्वारा, ऑप्शन सी भोजन एवं राजधानी द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुटपाथ द्वारा क्या करता है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पौधे में किस प्रकार के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, कोशिकाओं में
भोजन बाहरी वातावरणों से कैसे पहुंचता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं 38 का। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विसरण के द्वारा क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है वो बताना है। ऑप्शन ए अंतर स्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी बृहस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी नालिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। CFC का पूरा नाम बताइए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CFC का पूरा नाम बताइए। इसका नाम CFC का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम भी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। तो चलिए इसमें से देखते हैं इस चारों ऑप्शन में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कहाँ। ऑप्शन ए क्लोरीन कार्बन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए मिल गया ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आज का क्लास आपको 10th वाले स्टूडेंट के लिए कैसा लगा, पूरा क्या किया गया है, जितना आप लोग जो पढ़े होंगे कोचिंग या इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बायोलॉजी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, तो इसका जो प्रैक्टिस सेट जो आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हमको कितना आंसर इसका पता है, कितना आंसर नहीं पता है। और एक बात और, जो व्यक्ति PDF लेना चाहते हैं उनको चिंता नहीं करना है। PDF आपको क्या होंगे 14 जनवरी के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर आप अपना व्हाट्सअप दे दीजिएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ व्यक्ति अगर ये चाह रहे होंगे कि सर वो जो सर PDF जो दिया जाएगा उसमें सर रुपया भी लिया जाएगा, नहीं बाबू, हम पहले ही कह चुके हैं जो PDF हम जो देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इस बार किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप लोगों से ये बात याद रखें। और व्हाट्सएप पे कोई फालतू मैसेज ना करें। ठीक है, ठीक है, आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। और साथ में एक बात याद रखिएगा, सीनियर ऑनलाइन स्टडी का खुद का एप्लीकेशन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो वीडियो मेरा दोनों जगह अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद होगा तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरे एप्लीकेशन पे ही क्या होंगे, आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, कम से कम वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, और इस बार इस पर क्या रखते हैं, 1000 लाइक्स का क्या रखते हैं, टारगेट रखते हैं 1000 प्लस का। लेकिन कोशिश कीजिए वीडियो देखने के बाद वीडियो पर लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही।